एक असमाप्त कथा की आगे की कड़ी में आज प्रस्तुत है रमा सिंह द्वारा रचित कहानी फैंटेसी। चित्रा जल्दी जल्दी बिस्तर से उठ बैठी। सुबह के 7 बज रहे थे। घर का सारा काम पड़ा था। महेश ने उसे जगाया भी नहीं और टहलने निकल गया था। नौकर ने जब से उसका घर छोड़ किसी फैक्ट्री में काम लिया था, मेहरी इतनी चालाक निकली कि और भी देर से आने लगी थी ताकि कुछ ज्यादा काम न करना पड़े। घर और ऑफिस के कामों में कोल्हू के बैल की तरह खटते उसे महीना लगने को आया था, लेकिन उसके पतिदेव पर कोई असर ही नहीं होता। चित्रा को अपने आप से चिढ़ सी होने लगी थी। यह भी भला कोई जिंदगी हुई? काम निपटाते 8 से ज्यादा ही वक्त सरक जाता है, फिर जैसे तैसे खा पीकर 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचो। सलीके से न तो ऑफिस का काम हो पाता है न ही घर का। तभी तो जिस दिन नौकर के चले जाने की बात उठी थी वह रुआसी हो गई थी। इतने बड़े घर का रख रखाव और ऑफिस की ड्यूटी भला वह कैसे कर पाएगी? तो महेश प्यार से पुचकारते हुए कितनी सहजता से कह गया था, इसमें इतनी परेशान होने की भला क्या बात है? जब तक कोई नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगा। चित्रा मन ही मन खींच रही थी। हाथ बटाना तो दूर, एक गिलास पानी भी महेश ने खुद लेकर नहीं पिया होगा। खैर, आज मेहरी खुदा न खास्ते जल्दी ही आ गई थी। चित्रा टिफिन लेकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। उधर से उसकी सहेली रीता की आवाज थी, घर के काम के लिए एक नौकरानी रखोगी? चित्रा सर्वस्व पाने जैसी पुलक से बोल उठी, नेकी और पूछ तू तो जानती है मैं किस कदर घर और दफ्तर के कामों में अपने को घसीट रही हूँ। उसकी उम्र क्या है? पूछते हुए चित्रा ने अचानक मिल रहे इस सुख पर शंका सा व्यक्त किया। उधर से रीता की आश्वस्त करती हुई खनकती हंसी मिश्रित आवाज आई, घबराने की कोई बात नहीं, अधेड़ उम्र की ही समझो, अकेली असहाय वह भले लोगों के घर नौकरी की तलाश में मेरे पास आई है। रीना ने वास्तव में उसकी सारी थकान मिटा दी थी। आज बहुत दिनों बाद वह बिना किसी झुंझलाहट के ऑफिस जाने के लिए कुछ गुनगुनाते हुए अपने घर की सीढ़ियां उतरने लगी। ऑफिस से लौटते हुए वह रीता के घर चली गई थी। उस नौकरानी का नाम नीलमणि था। उसे देखकर चित्रा बहुत खुश हो पाई। बड़ी मुश्किल से वह नीलमणि की कुरूपता को मन में पचा पाई थी। विधाता ने जैसे अपनी झंझलाहट में उसे रच दिया था। नाटी कदकाठी की मोटी तो वह थी ही, साथ ही गले में उसके घेंग भी था। मरता क्या न करता वाली बात थी। चित्रा ने उसे कड़वे जीवन रक्षक दवा की घूंट के रूप में स्वीकारा था। शाम को उसके साथ अपने घर लौटी तो थके चेहरे पर किसी समर विजय का उल्लास चस्पा था। महेश ने जब उसे देखा और उसका नाम सुना तो बोला, क्या नाम बताया? नीलमणि? ओह, लोग नामकरण के समय कुछ तो सोच लिया करे, जो मन में आता है नाम रख देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपनी कार्य कुशलता से सबों के मन में अपनी कुरूपता पर उठे भावों को धो डाला था। वह उस परिवार पर छा गई थी। घर की एक एक चीज को उसने जैसे सुघड़ता से संवार दिया था। एक से बढ़कर एक खाने की लजीज आइटम से नीलमणि ने उनके दिलों को जीत लिया था। चंद दिनों में वह चित्रा के प्यार और सहानुभूति की पूरी हकदार हो चुकी थी। नीलमणि को आए करीबन महीना लगने लगा था कि एक छुट्टी के दिन चित्रा ने उसे रसोई के पिछवाड़े उदास बैठे देखा। चित्रा ने उसे सहज करने और उदासी का कारण जानने के उद्देश्य से पूछ लिया, क्या घर के लोगों की याद आ रही है? वह आंखें नीचे किए बोली, घर में सिर्फ भैया और भाभी हैं। माँ बाप जिंदा थे तो शादी ब्याह की बात भी इधर उधर चलाई, लेकिन भला मुझसे कौन शादी करता? बिरादरी वाले जब टोकने लगे तो भाभी मुझे रात दिन कोसती और कहती, यह कुलच्छनी रात दिन आंखों में कांटे की तरह चुभती रहती है। माँ बाप के साथ यह भी क्यों न मर गई? चित्रा ने हमदर्दी जताते हुए पूछा, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं बोलता था? वह क्या बोलेगा?
ऐसी जबरदस्त है कि भैया दिन भर मजूरी से खटकर आता है, तब भी पानी तक को नहीं पूछती है। पहले तो कभी कभार ही भाभी गालियां देती थी, बाद में मेरे लिए भैया और मुझको कोसते रहने का उन पर रोज ही दौरा सा आने लगा। कुछ देर वह चुप रही और बोली, सच कहूँ मेम साहब, उन दिनों कुएं में डूबकर मैं मर ही जाती, लेकिन शायद जिंदा रहने की सजा भाग्य में लिखी थी। तभी तो उन दिनों वकील साहब का मुंशी, जो मेरे ही गांव का है, बाहर से आया हुआ था। मैंने शहर में नौकरी दिलवाने की जब उससे खुशामद की तो उसने बतलाया कि वकील साहब के घर नौकरी की जरूरत है। फिर मैं घर परिवार हमेशा के लिए त्याग कर उसके साथ वकील साहब के घर चली आई। कहते हुए आंचल से आंसू पोंछने लगी। वह चित्रा के एक छोटे सवाल पर अपनी दास्तां सुना बैठी। इतनी सारी आपबीती उससे सुनकर चित्रा को एक बारगी लगा कि उसने अभी तक तो नीलमणि से उसके बाबत कुछ ही पूछा नहीं था। उसने और अधिक जानकारी लेने के ख्याल से सवाल करना जारी रखा। तुमने वकील साहब के यहाँ काम करना क्यों छोड़ दिया? उसने अपनी रुलाई को संयत करते हुए बताया, मैंने उनके घर कई साल काम किया। मेम साहब इधर से बीमार रहने लगी थी। वैसे भी वह तो स्कूल में पढ़ाती थी और उनके बच्चों को शुरू से मैंने ही संभाला था। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप तो जानते ही होंगी कि कुछ दिनों पहले वकील साहब की बीवी का स्वर्गवास हो गया। अंतिम समय में जब उन्हें बचने की उम्मीद नहीं रही तो एक दिन मुझे अपने पास बिठाकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर पहले तो खूब रोई। मुझे भी बहुत चाहती थी। मैंने उन दिनों बड़ी मुश्किल से जब उनको चुप कराया तो मुझसे बोली कि मैं उनके बच्चे को छोड़कर कहीं न जाऊं। वे मेरे बगैर बेसहारा हो जाएंगे। उनके बाद मैं उनका घर संभाल लूं। यह कहते कहते नीलमणि हठात चुप हो गई, जैसे सोच रही हो कि आगे की बात बताऊं या नहीं। चित्रा अब तक की उनकी राम कहानी सुनकर विचारों के ऊहापोह में धंसती चली जा रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। जिस नौकरानी पर वह सारा दिन घर छोड़े रहती थी, उतावलेपन में उसने उसकी बाबत तो जरूरी जानकारी ली ही नहीं थी। चित्रा ने उसकी बातों का सूत्र पकड़ते हुए पूछा, फिर तुमने उनका घर क्यों छोड़ दिया? वह अपनी आंखें नीचे किए ही पैर के अंगूठे से पक्के फर्श को कुरेदती सी बोली, मेम साहब के गुजर जाने से घर में मैं अकेली रह गई थी। साहब रोज रात को मुझे परेशान करने लगे थे। उनका भाई भी मुझे अकेले में पा अपने कमरे में आने के इशारे करता और 100 टकिया दिखाया करता था। फिर तो मुझसे वहां रहा ही नहीं गया। मैं रातें जागकर काटने लगी। स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई। तब मैं रोती हुई रीता मेम साहब के यहाँ चली आई। जब मेम साहब जीवित थी तो वे रीता मेम साहब के घर अक्सर किसी काम से भेजा करती थी। रात भर तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा, फिर दूसरे दिन आपको फोन किया था। चित्रा यह सब सुनकर नीलमणि के चरित्र से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकी। साथ ही पुरुष जाति के प्रति आक्रोश से उनका मन कुलबुलाने लगा। विधाता ने भी पुरुष को न जाने अपने किन उन्मादी क्षणों में रचा है कि जब भी उसे मौका मिले औरत को अपनी हविष का शिकार बनाने की कुचेष्टा से बाज नहीं आता। वह तो अब तक वैसे भी चित्रा का मन अपने काम से जीत चुकी थी। उनकी इस व्यथा कथा ने तो जैसे मालकिन और नौकरानी के बीच की दीवार को ढा ही दिया। चित्रा उसे असहाय और सताई जानकर उस पर और मेहरबान हो गई थी। अब नीलमणि चित्रा को मेम साहब की जगह दीदी कहने लगी थी। एक दिन चित्रा से उसने उसकी एक पुरानी नाइटी मांगकर पहन लिया था। महेश कई दिनों से उसे वह नाइटी पहने देख रहा था। एक दिन उससे नहीं रहा गया। उसने चित्रा से एकांत में कहा, एक तो वह ऐसे ही दिखने में बेढंगी सी है और यह बदन पर तुम्हारे मटमैले रंग की नाइटी पहने और भी अनगढ़ पहाड़ सी घर आंगन में डोलती रहती है। चित्रा ने तो जैसे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनने की कसम खा ली थी। तमक कर बोली, तुम सभी पुरुष एक जैसे हृदयहीन होते हो। वह बेचारी पहन ओढ़कर अपना
शौक पूरा कर लेती है तो तुम्हें क्यों जलन होने लगी है? कहीं बात तुल न पकड़ ले। महेश खिसियाया सा मुंह बनाकर चुप लगा गया। सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी। चित्रा बाहर टेरेस पे बैठी स्वेटर बुन रही थी। वहीं कुछ दूर पर नीलमणि बैठी गेहूं साफ कर रही थी। धीरे धीरे सुबकने की आवाज से चित्रा की नजर जब नीलमणि पर पड़ी तो वह रो रही थी। चित्रा ने हाथ की बिनाई वहीं कुर्सी पर छोड़ नीलमणि के पास जाकर उसके रोने का सबब जानना चाहा। इतनी सहृदय मालकिन के स्पर्श से वह घुटने में सर धंसाकर खुलकर रोने लगी। चित्रा उसे चुप कराने लगी। नीलमणि आंसू पोंछती हुई बोली, मुझे वकील साहब सपने में भी तंग करते हैं। रात भर मैं सो नहीं पाई। चित्रा यह सुनकर द्रवित हो उठी। बेचारी शायद वकील साहब के व्यवहार से आहत सपने में भी डर जाती है। उसने उसे भरोसा देते हुए कहा, तुम भला क्यों डरती हो? वकील साहब कोई भूत या प्रेत तो है नहीं कि सपने में आकर तुम्हें खा जाएंगे। वह हम लोगों के भी परिचित है, और फिर मेरे यहाँ रहते तुम्हें भला वह क्या कर लेंगे? नीलमणि ने सुबकते हुए आंखें नीची किए कहा, वकील साहब को मैं प्यार करती थी और वह भी मुझे। चित्रा को मानो कई 1000 वोल्ट का झटका लगा हो। उसका पोर पोर खनखना उठा। वह अपने को संयत करने का प्रयास सी करती पूछ बैठी, फिर तुम उनके पास से क्यों चली आई? अपनी नाक सिकुड़ती हुई बोली, उनके परिवार वाले मेरे वहां रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों ने मुझे भगा दिया। तो वकील साहब ने तुझे क्यों नहीं रोका? वह चित्रा के चेहरे पर अपने इस प्यार की दास्तां के लिए विश्वास तलाशते हुए बोली, वकील साहब उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो मुझे प्यार करते हैं। उन पर मुझे भरोसा है। एक दिन मुझे अपनी बाहों में भरकर बोले थे कि उनकी पत्नी के बाद मैं ही उस घर की मालकिन बनूंगी। चित्रा ने एक नजर उस पर डाली और सोचा, कितनी विभत्स और भेद भरी लग रही है। चित्रा को हतप्रभ और चुप देखकर नीलमणि और मायूस बनते हुए अस्फुट से बोली, दीदी मैं वकील साहब से मिलने कोर्ट जाऊं? मैं उन्हें उनका वादा याद दिलाना चाहती हूँ। चित्रा की यह सब बात सुनने के बाद उससे कुछ कहने सुनने और समझाने की इच्छा जाती रही। उसने अन्वयस्क भाव से जाने की सहमति दे दी। सोमवार सवेरे काम निपटाकर नीलमणि ऊंचा जूड़ा बांधे पिंक कलर की एक कीमती साड़ी ब्लाउज में चित्रा के सामने कचहरी जाने के इरादे से इजाजत लेने आई तो वह बिना पूछे रह नहीं पाई। यह साड़ी तो सुंदर है, कीमती भी लग रही है। क्या वकील साहब ने दी थी? अप्रत्याशित खुशी का गुलाबी रंग उसके काले चेहरे पर बिंबित था। वह बोली, मेम साहब ने 3-4 ऐसी ही साड़ियाँ और यह कार्डिगन मुझे खुद एक दिन बुलाकर दिया था, जिन दिनों वह बहुत बीमार चल रही थी। वह खुशी से छलकती हुई वकील साहब से मिलने चली गई थी और चित्रा उसके केस वेश से और बातों के लहजे पर सोचने को मजबूर थी। वकील साहब की पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी और कई दफ़ा चित्रा की उनसे लेडीज क्लब यहाँ वहाँ की गैदरिंग में भेंट भी हुई थी। उनका पहनावा और मेकअप शालीन ढंग का हुआ करता था। आकर्षक तो वह थी ही, लखनऊ की होने की वजह से बोलने चालने के ढंग में एक नजाकत भी थी। नीलमणि के बाल बांधने और साड़ी पहनने का ढंग भी तत्काल उनकी याद दिला गया। बातें भी वह उन्हीं के लहजे में करने की कोशिश करती थी, किंतु अशिक्षित नीलमणि की अपनी गवारू जुबान लखनवी जुबान की कोशिश पर बेकाबू बिखर जाती थी। यह सब चित्रा ने पहले भी गौर किया था, लेकिन सोचा था कि लंबी संगत की वजह से यह सब सीख गई होगी या फिर बहुत कुछ उन्होंने सिखलाया होगा। आज उसे अचानक तैयार देखकर चित्रा अपने मन के हलचल में सोच पाई हो सकता है वकील साहब को रिझाने के लिए वह ऐसा करती रही हो। जाड़े की शाम थी और जल्दी ही अंधेरा घिरने लगा था। नीलमणि सुबह की गई, शाम को रिक्शे से पान चबाती हुई उतरी थी और कपड़े बदलकर
रसोई के काम में व्यस्त हो गई थी। चित्रा ने जानबूझकर तत्काल उसके मिलन प्रसंग पर उत्सुकता नहीं दिखाई थी। कुछ देर बाद जब नीलमणि किसी काम से चित्रा के पास गई तो उसने पूछ लिया, क्या वकील साहब से भेंट हुई? वह चहकती हुई बोली, वकील साहब ने मेरा नाम सुनते ही मुझे अपने चैम्बर में बुलवा लिया और बोले, इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? तुम्हें मैंने बहुत खोजा। अच्छा हुआ जो आ गई। परिवार के कुछ लोगों के जाते ही तुम्हें मैं अपने पास बुला लूंगा। तुम्हारे बिना सब कुछ सुना सुना लगता है। अब चित्रा को नीलमणि उतनी मासूम और भोली भाली नहीं लगकर राजदार लगने लगी थी। चित्रा ने रीता को फोन लगाया। इधर उधर की बातों के बाद नीलमणि और वकील की मुलाकात का प्रसंग छेड़ दिया। रीता यह सुनते ही चिहुक उठी। वकील साहब तो 10 दिनों से बच्चों को लेकर लखनऊ गए हुए हैं। वह तो 1 महीने की लंबी छुट्टी पर है। उनके घर की चाबी तो मेरे पास रखी हुई है। चित्रा को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हुई थी। उसने हकलाते हुए रीता से पूछ लिया, फिर यह सब क्या माजरा है? रीता ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, दरअसल गलती मेरी ही थी। मैं भी उसके उस दिन के बयान को सच मानकर बैठी थी और उसकी मदद करने के ख्याल से तुम्हारे साथ कर दिया था। सोचा काम तो अच्छा करती ही है, तुम्हारी समस्या भी सुलझ जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि वह वकील साहब को बच्चों के खातिर गरजू समझकर नियोजित ढंग से ब्लैकमेल करने लगी थी कि उसे अपनी पत्नी के रूप में कबूल कर ले। योजना की विफलता से वह बच्चों को सताने लगी थी। आजीज होकर वकील साहब ने डरा धमका कर मुश्किल से उसे घर से भगाया था। चित्रा ने नीलमणि को कुछ नहीं कहा, महेश से भी कुछ नहीं, लेकिन अपनी चेतन मन से उलझी सोचती रही, यह औरत किस तरह की फैंटेसी में जी रही है। यह चाहे जितनी भी मजबूर और दुखिया हो, इसके इरादे तो बड़े खतरनाक है। ऐसा तो नहीं कि वकील साहब की पत्नी का आग्रह कि वह बच्चों को संभाल लेगी, उसमें उसकी मृत पत्नी का स्थान लेने की इच्छा बलवती हो आई। यह कल्पना उसके अंतर्मन में अभिभूत होकर उसकी आकांक्षाओं में इंद्रधनुषी रंग रचाने लगी और उसका अस्तित्व आसपास एक फैंटेसी के वृत्त का केंद्र बन गया। किंचित फैंटेसी की ऐसी ही दुनिया में प्रणय, वियोग, समर्पण और संयोग उसके भविष्य के ककलोल पर प्रवहमान थी। जब मालकिन और नौकरानी के बीच की ध्वस्त दीवार पुनः चिनने लगी थी, पहले जैसे घुल मिलकर बातें भी नहीं होती। चित्रा सब प्रयास नीलमणि को उसकी असली औकात का बोध दिलाने के लिए ऐसा करने को मजबूर थी। उसके लिए चित्रा के मन में जो भी बेचारगी के भाव थे वे तिरोहित हो गए। इसी बीच एक और घटना घट गई जिससे चित्रा के मन में उसके लिए रही सही सद्भावना भी तिरोहित होने लगी। चित्रा के देवर जमशेदपुर से आए हुए थे। शाम से ही उनके सर में दर्द था। चित्रा ने दवा लेने या सर मालिश करने की बात कही तो मना कर दिया। उस शाम वैसे भी घर का माहौल ढीला ढाला था। सभी जल्दी ही सोने चले गए। बिजली के लो वोल्टेज से घर का सुस्त माहौल उबाऊ और ढीला पड़ गया था। 100 पावर के बल्ब भी ढिबरी जैसे जल रहे थे। खाना निपटाकर जल्दी ही सब सोने चले गए। नीलमणि अपना काम बदस्तूर चौके में निपटा रही थी। वैसे भी रात देर तक सब कुछ करने के बाद ही सोती थी। सुबह चित्रा के देवर कुछ गुमसुम से थे। उसने चित्रा को अकेले में देखकर पूछा, भाभी यह नीलमणि कब से यहाँ है? चित्रा ने पूछा, क्यों? नहीं, यूं ही रात में उसने कुछ अजीब सी हरकत की। कहता हुआ वह कुछ छिप गया। चित्रा के कान खड़े हो गए। उसने जोर देकर पूछा, कुछ बताओ भी। वह हम लोगों के साथ रात दिन रहती है। उसका अच्छा बुरा सब कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। उसने लजाते हुए कहा, रात नींद में मुझे लगा जैसे कोई मेरा सर दबा रहा है। मैंने समझा आप होंगी। कुछ देर बाद एक आकृति मैंने अपने चेहरे पर झुकी देखी। एक झटके से उठ मैंने उसे परे झटक दिया। वह आकृति थी नीलमणि, जो हंसती हुई बाहर चली गई। मैं भीतर से दरवाजा बंद कर सोने की कोशिश में देर रात तक जागता रहा।
फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। ये सारी बातें सुनकर वह चुप तो लगा गई, कहती भी क्या, लेकिन देवर की जुबानी सुनी एक एक बात हथौड़े की तरह दिन भर घर से लेकर ऑफिस तक उसके मन पर चोट करती रही, जैसे कोई कांटेदार तार हो, कोई आगामी हादसे की पूर्व सूचना हो जिसमें उलझ कर कुछ छटपटाने की संभावना उपरोक्त पृष्ठभूमि पर तैयार हो रही। अब वह नीलमणि को नए सिरे से परखने लगी थी। जितनी ही बारीकी से उसके स्वभाव और आचरण का विश्लेषण करना चाहती, उतनी ही नई नई परतें उसके चरित्र से उतरती जा रही थी। अक्सर वह कभी ड्राइवर, चपरासी, पड़ोस के लोगों से हंस हंस कर बातें करती दिख जाती। इन दिनों वह घर का काम जल्दी निपटाकर अपने चेहरे को सुंदर बनाने के तरह तरह के नुस्खे अपनाने में लगती रहती। कभी नारंगी का छिलका पीसकर चेहरे पर लगाती, तो कभी चित्रा का कोल्ड क्रीम लेकर चेहरे पर मलती रहती। एक दिन चित्रा के ऑफिस से आते ही खुशामद करने लगी कि उसकी घेन का ऑपरेशन करवा दे। चित्रा ने बिना किसी तरह का उत्साह दिखाए कह दिया, ठीक है, डॉक्टर से इस बाबत बात कर लेंगे। इधर से उसमें एक और परिवर्तन दिखने लगा था। कभी कभी जरूरत से ज्यादा चहकती रहती और कभी कभी 2-2 दिन तक घर के काम तो सारे समय पर निपटा कर ही मुंह बनाए अनखाए पड़ी रहती। ऐसा वह अक्सर तभी करती जब चित्रा दोनों पति पत्नी छुट्टियों के दिन बेडरूम में ताश खेलते या हंसते बोलते उसे दिख जाते। उसके व्यवहार कभी कभी स्पष्ट संकेत दे देते, लेकिन एक चित्रा थी कि जो देख रही थी उसे शायद समझना नहीं चाहती थी। यह भी गौरतलब बात थी कि जब भी कभी कोई नौजवान रिश्तेदार घर में मेहमान होते तो वह ज्यादा खुश उनकी सेवा में रहती। सब प्रत्येक रिश्तेदार के रुकने पर लगता उस पर कोई बोझ आ पड़ा हो। पिछले दिसंबर में चित्रा के भैया और भाभी बड़े दिन की छुट्टियां मनाने आ गए थे। चहल पहल के माहौल में उन लोगों की सम्मिलित हंसी बोली देखकर तो मेरे जैसे खटवास पटवास ही ले ली। भाभी ने रसोई में चित्रा का हाथ बटाते हुए टोकी दिया, तुम तो हमेशा उसके कामों की तारीफ ही करती थी, मैं तुम्हारी नीलमणि को पसंद नहीं आई क्या? तेरा बिना क्या जवाब देती, हंसकर रह गई। लेकिन वह उसके मनोभाव से अवगत तो थी ही। अब इधर से नीलमणि को लेकर हर 2-4 दिनों के अंतराल में कुछ न कुछ चित्रा के मन की उलझन बढ़ाने जैसी वारदात घटी जाती थी। एक रात महेश ने चित्रा से संजीदगी से कहा, इस नीलमणि को अब और अपने घर मत रखो, पता नहीं ये क्या ख्वाब दिन भर बोलती रहती है। चित्रा वैसे भी इन दिनों उसके व्यवहार से सशंकित रहने लगी थी। महेश की बातें सुनते ही वह उठ बैठी और पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ? महेश अपनी उसी गंभीरता में बोला, आज 5 बजे ऑफिस से घर लौटा तो वह उसी समय नहाकर आई और खाना खाती दिखी। मैंने उसे कहा कि देर शाम को नहाया खाया कर रही हो, बीमार पड़ जाओगी। इस पर उसने तपाक से कहा, मैं मर भी जाऊं तो किसी को क्या, एक आदमी तो बहुत खुश होगा। मैंने हंसते हुए पूछा, भला वह कौन जो तुम्हारे मर जाने से खुश होगा? जरा मैं भी तो उसका नाम सुनूं। तो उसने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, दीदी, और कौन? यह सब सुनकर चित्रा का दिमाग भन्ना उठा। उसकी नसें जैसे तड़क गई हो। नीलमणि की आकांक्षाएं और अचेतन इरादे इस बिंदु को भी छू लेंगे। यह कांटेदार उसे ही उलझाकर विचलित करने की बेअख्तियार साजिश करने लगेगी। ऐसा कुछ तो चित्रा की कल्पना में आया ही नहीं था। चित्रा के मन में उसकी बातें बार बार चोट करने लगी। तो क्या वह अपने को मेरे समकक्ष समझने की फैंटेसी में जी रही है? महेश बत्ती बुझाकर सो गया था। धीरे धीरे जब चित्रा का आवेश शांत हुआ तो आंखें मूंदे वह देर तक सोचती रही। अपने आप से ईमानदारी की बातें करती रही। किसी सुंदर युवती के समान ही उसके मन और शरीर को भी तो मांग है जो उसे बेहाल किए सही गलत के फैसले तक पहुंचने ही नहीं देती होगी। उस भूख के जगने और उसे शांत कर पाने में भला नीलमणि कहाँ किस हद तक दोषी है? बहता हुआ पानी चाहे नाले का हो या गंगा का,
अपने लिए राह तो बनाएगा ही ना। वह बेचारी बेगवती उफनती मन सरिता पर संयम नियम के बांध तो बनाती ही होगी, लेकिन बेकश उफान से बार बार वह बांध ढहते रिश्ते लगते हो। भले ही बांध के बाहर वह रिसाव शुष्क मैदान में अनजाने बिखर कर रह जाता होगा। चित्रा एक असमंजस की स्थिति में थी। इस तरह किसी की परिस्थितिगत यंत्रणा और बेबसी उसके पास सिमट कर क्यों आ पहुंची है कि वह दुविधा में विवश थी, सब कुछ देख रही है। उसे क्यों नहीं कुछ कह पा रही। वैसे देखे तो तावक्त मेहरी को घर से निकालकर चित्रा इस मंथन से निजात पा सकती थी, लेकिन इसे इस स्थिति का समाधान नहीं माना जा सकता था। यह घटना भी मन में सामान्य हो चली थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। चित्रा और महेश रविवार की दोपहरी में बातें करते करते अपने बेडरूम में सो गए थे। चित्रा ने देखा था कि नीलमणि हाथ में साड़ी लिए नहाने जा रही है। जब शाम को चित्रा जगी और बेडरूम से निकली तो दरवाजे के बाहर सीढ़ी पर वैसे ही नहाने के लिए हाथ में रखी साड़ी थामे वैसे गुमसुम रो रही थी। चित्रा का माथा ठनका। यह क्या? अब और कुछ समझना उसे शेष नहीं रहा था। अब उसकी विवेक शक्ति और उसका धैर्य जैसे प्रश्न चिन्ह बनकर उसी का उपहास कर रहे थे। इस नीलमणि ने घर के माहौल को कुछ ऐसा कर रखा था कि इधर से महेश के साथ हंसते बोलते या सज धज कर कहीं जाते उसमें एक अपराध का बोध होने लगा था। यह दृश्य देखकर तो वह आपा खो बैठी और कड़कते हुए बोली, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें और अब नहीं रख सकती। यदि तुम अब और एक दिन भी रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। चित्रा पर जैसे दौरा पड़ गया हो। मिनटों में उसने उसके वेतन का हिसाब कर रुपए थमाए और सामान सहित चले जाने को कहा। नीलमणि भी जैसे अब और उसके दाम्पत्य सुख का देखना नहीं झेल सकती थी। सारा सामान लिया और रुखसत हो गई उस घर से। चित्रा के मन से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया था। उसने कसम खाई, अब और किसी नौकरानी को नहीं रखूं, चाहे वह किसी भी उम्र की या फिर कितनी ही कार्यकुशल क्यों न हो। नीलमणि को गए 4 महीने से ज्यादा ही हो गए होंगे। एक दिन बागान में बैठी चित्रा ने उसे दूर से ही आते देखा। हंसती हुए गेट में दाखिल वो उसके पास आ गई। मांग में चौड़ा सा सिंदूर लगाए, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदिया सजाए, अब वह इतनी कुरूप नहीं लग रही थी। उसने चित्रा के चरण स्पर्श किए और हंसते हुए बोली, मैं आपके पास रहने आई, क्या आप मुझे फिर से रखेंगी? इस प्रस्ताव से कृतज्ञ हुए मुड़ चित्रा सोचने लगी। अब तक तो कोई ढंग का नौकर उसे मिला नहीं था। अक्सर नागा करने वाली पार्ट टाइम मेहरी से उसे काम चलाना पड़ रहा था। संभवतः नीलमणि के आचरण में विवाह उपरांत संयम आ गया होगा। यह सब सोच उसने हंसते हुए कहा, रहना चाहो तो रह सकती हूँ, लेकिन पहले जैसे नाज नखरे नहीं चलेंगे। वह हंसते हुए अपना सामान लिए भीतर चली आई। गांव से वह चित्रा के लिए एक सुंदर सी बांस की टोकरी उपहार स्वरूप ले आई। नीलमणि से पता चला कि उसका पति आसाम चाय बागान में काम करने गया है और साल भर बाद आएगा। कुछ दिनों तक तो नीलमणि ने जी लगाकर काम किया, लेकिन महीना लगते लगते वह गुमसुम सी दुखी दुखी रहने लगी। खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। चित्रा ने एक दिन उससे मजाक के लहजे में कहा, लगता है शादी की सौगात भी अपने साथ लेती आई है। कितने महीने चढ़े हैं? उसने शर्माते हुए हामी भरी। यह शायद दूसरा महीना है, और डबडबाई नजरों से जमीन की ओर देखने लगी। चित्रा को लगा पति भी यहाँ नहीं, परिवार के लोग भी नहीं, शायद इसीलिए बेचारी हताश हो रही है। कहा, मैं जो हूँ सब ठीक हो जाएगा। ऐसे वक्त में दुखी नहीं होते। जब तेरा घरवाला आएगा तो तुम उसे बच्चा गोद में लिए माँ बनी मिलोगी। नीलमणि हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गई। 7-8 महीना होने को आए होंगे। नीलमणि का चेहरा और शरीर
गदरा गया था। चेहरा मुहरा साफ सुथरा लगने लगा था। अब तक उसके पेट का उभार भी नजर में आने लगा था, लेकिन वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। हर वक्त जैसे किसी द्वंद में जी रही। एक दिन वह अचानक सुबह सुबह ही जोर जोर से कराहने लगी। उसकी कराहट सुनकर चित्रा भागी हुई उसके पास आ गई। वह घायल पंछी की तरह जोर जोर से हाँफती हुई अपने बिस्तर पर तड़प रही थी। चित्रा का हाथ थामे उसने रोते हुए बताया, दीदी, मैंने आपसे झूठ कहा था। न तो मेरी शादी हुई थी और न कोई मेरा पति है। मुझे माफ करना। मैंने आपको हमेशा झूठ ही झूठ कहा है। लेकिन यदि मैं यह सब नहीं कहती तो आप मुझे अपने घर नहीं रखती। मेरे पेट के इस लोथड़े का कोई एक बाप नहीं। जब मुझे अपने पेट में एक जीव पलने का ज्ञान हुआ तो मैं एक नजर अपने बच्चे को देखना चाहती थी, लेकिन फिर अपने आप से डरने भी लगी कि इसका बाप कौन होगा। अंत में मैं अपने आप से और लड़ नहीं पाई और हारकर जहर खा लिया ताकि हम दोनों साथ ही मर जाए। नीलमणि के इस बयान से चित्रा के पैर की जमीन खिसक गई। वह भय से हद पर दौड़ी हुई महेश को बुला लाई। दोनों उसे उठा पुठा कर कार में लाद अस्पताल की ओर भागी। अब इस हाल में नीलमणि का बचना निहायत जरूरी था। महेश दांत किटकिटा कर बोला, इस बदमाश को मरना ही था तो मेरा ही घर इसे मिला। अगर मर गई तो न जाने अभी और क्या क्या झेलना पड़ेगा। चित्रा और महेश को उसे बचाने में रात दिन एक करना पड़ा। बिना खाए पिए अस्पताल में लगे रहे। एक एक क्षण उनके लिए एक एक युद्ध के समान लग रहा था। जच्चा और बच्चा दोनों बचा लिए गए थे। पति पत्नी ने राहत की सांस ली। जब नीलमणि को होश आया कि बच्चा जिंदा है, रोने लगी। क्यों जिंदा है? उसे मार दो, वह कल को अपने बाप को पूछेगा। बच्चा देखने में सुंदर और स्वस्थ था। इन सब वाद अपवाद से बेखबर वह टुकुर मुकुर अपने आसपास को निहार रहा था। चित्रा ने मन में सोचा, लगता है नीलमणि ने किसी सुदर्शन पुरुष के घर सेंध मारी थी। नीलमणि हिस्टेरिक की तरह चीख चिल्ला रही थी। चित्रा ने जब नवजात शिशु का मुंह नीलमणि के दूध भरे स्तन से लगा दिया तो उसने फवक कर रोते हुए बच्चे को जोर से अपनी छाती से चिपका लिया। बच्चा चबर भर अपनी माँ का दूध पीने लगा। चित्रा की नम आंखें इन सारी संतापों घटनाओं के बावजूद एक पुलक से बिंबित हो उठे। उसे लगा माँ की ममता अभी भी एडल्ट्रेट नहीं हुई है। हमें आशा है कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।